Hello everyone, I hope that you are all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Ikra IAS Current Affairs channel. Do subscribe to the channel and hit the bell icon so that आपको notifications आते रहेंगे. आपको पता है हम एक दिन करंट अफेयर्स करते हैं और एक दिन हिंदू एडिटोरियल्स करते हैं एंड टेक द मोस्ट बेनिफिट ऑफ वॉट एवर वी आर डूइंग. आपके दो काम है, एक तो है मैं पढ़ाते पढ़ाते आप कुछ ना कुछ लिखना और एक है आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको डाउट है या एक्सटेंडेड डाउट है विथ रिगार्ड टू द सेम टॉपिक आप नीचे वहाँ पे लिख देना. एनी हाउ मैं डेली मिल ही रहा हूँ आपसे तो इट्स वेरी इजी दैट मैं आपके क्वेश्चंस टेकअप करूँगा और मैं द मोमेंट आई कम इन द क्लास आपको मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा. ठीक है. सो लेट अस डू दी करंट अफेयर्स ऑफ 10th and 11th and 9th December. Okay. Tigrayan forces recently in the news are rebel forces in which one of the following country. सो पहली बात जब तक आप सोचते रहिए इसका आंसर क्या है मैं इसकी थोड़ी स्टोरी बोल देता हूँ. रिसेंटली क्या हुआ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक ऐसा यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है जो जहाँ जहाँ भी फूड सप्लाई कम होती है, फूड ग्रेन सप्लाई जो जहाँ जहाँ भी हंगर ज़्यादा होता है, स्टारवेशन ज़्यादा होता है, वो कंट्री में ये सप्लाई करते हैं फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी इंश्योर करते हैं क्योंकि कोई भूखा ना मरे. ओके. सो मैक्सिमम अफ्रीकन कंट्रीज़ को ये ज़्यादा असिस्ट करते हैं, अफ्रीकन कंट्री को ज़्यादा असिस्ट करते हैं. रिसेंटली क्या हुआ इथोपिया में, ओके, दो बड़े बड़े गोडाउन्स हैं. ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाले सप्लाई कर रहे थे, दो बड़े बड़े फूड ग्रेन सप्लाई कर रहे थे, दो बड़े बड़े गोडाउन्स थे. ओके. ये गोडाउन्स को ये टिग्रियन फोर्सेस है, ये रेड करके पूरी सप्लाईज पूरे एसेंशियल वॉट एवर द फूड ग्रेन्स वर देयर दैट ऑल दे हैव लूटेड एंड वो पूरा सफाया कर दिए हैं गोडाउन्स में. ओके. तो इससे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, थोड़ा नाराज हो गए एंड दे हैव सस्पेंडेड देयर सप्लाई टू सम एरियाज ऑफ यूथोपिया. उतना ही था, इनके बारे में लूट हो गई थी फूड ग्रेन की, इसलिए ये न्यूज़ में आ गए थे. अब ये टिग्रियन फोर्सेस है क्या, टिग्रियन फोर्सेस आदि रेबल फोर्सेस. रेबल, जब भी अपन रेबल वर्ड सुनते हैं याद रखो कि ये रेबल फोर्सेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट होते हैं. ओके. प्रेजेंट जो इथोपियन गवर्नमेंट है ये लोगों को पसंद नहीं है, ये चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट नहीं रहे और वो आ जाए थ्रोन पे. तो ये तो साउथ जहाँ पे डिस्टेबिलिटी होती है, जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है, जहाँ पे चोर चक्का चकारी टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म ये होते रहता है, वो देशों में आपको जनरली इस तरह के रेबल फोर्सेस मिल ही जाते हैं और ये दे वांटेड टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट. ओके. कुछ ना कुछ करके दे वांट टू अज्यूम द पावर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट कूप, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कूप. रिमेंबर दिस पॉइंट. और आपको ये पाकिस्तान में भी देखते रहते हैं कि वहाँ पे भी एक गवर्नमेंट 5 साल तो चलती नहीं है, वहाँ पे भी कभी मिलिट्री गवर्नर पीएम बन जाते हैं, कभी कोई और पीएम बन जाते हैं. तो याद रखो जहाँ पे टेररिज्म, जहाँ पे ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं वो कंट्रीज जनरली उतने स्टेबल नहीं होते. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर हैविंग इज, कल आई थी वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई थी 2022 में, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट. ओके. अभी मैं बोलूंगा कि इनइक्वालिटी किस किस तरह की होती है. इनइक्वालिटी इज नथिंग बट, रिमेंबर दिस पॉइंट, किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है, दैट इज ओनली कॉल्ड एज इनइक्वालिटी. ओके. किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है, इनइक्वालिटी. और इनइक्वालिटी बहुत तरह की भी होती है. देखो जेंडर इनइक्वालिटी है. ओके. जेंडर इनइक्वालिटी, फाइन. ये जेंडर इनइक्वालिटी इन द सेंस आप कैसे समझ सकते हैं, मेल के जो इंडिकेटर्स है, ओके, मेल के इंडिकेटर्स लाइक मेल का लिटरेसी रेट जो है, मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, मेल के लैंड ओनरशिप, ज़मीन की ओनरशिप मेल के ऊपर कितनी है. ओके. मेल के पास कितना पैसा है. ओके. अगर हम ये इंडिकेटर्स फीमेल से कंपेयर करें तो फीमेल के हमेशा कम ही रहते हैं, रिमेंबर दिस पॉइंट. ये हो गया जेंडर इनइक्वालिटी. सेक्स रेशियो में भी आप देखो द नंबर ऑफ फीमेल्स आर लेस देन नंबर ऑफ मेल्स. तो ये समझ सकते हैं कि फीमेल इन्फेंटिसाइड होता, सन प्रेफरेंस इन द सोसाइटी भी होता, बच्चों को बहुत प्रेफर करते हैं और फीमेल को उतना प्रेफर नहीं करते, फीमेल को बर्डन समझते हैं, इनको पढ़ाना लिखाना फिर शादी करके देना, शादी करते वक्त भी डॉरी देना एक्सेट्रा सो एंड सो फॉर, विच में नॉट बी एप्लीकेबल टू मोस्ट ऑफ यू, बट ये सब चलता है, इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है. ओके. तो क्योंकि आप जाके आके फ्यूचर बनने वाले हैं आईएएस आईपीएस, तो आपको ये समझना होगा कि समथिंग विच इज फैक्ट यू शुड नॉट डिसरिगार्ड. Okay, something which is fact you should not disregard, you have to approach it and you have to solve it. Remember this point. So gender inequality होती है, social inequality भी आपको देखी जाती है, एससी का लिटरेसी, एसटी का लिटरेसी रेट, बीसी का लिटरेसी रेट, माइनॉरिटी का लिटरेसी, यही इंडिकेटर्स अगर हम इन पूरों में कंपेयर करें तो यहाँ पे भी आपको इनइक्वालिटीज़ मिल ही जाएंगे. और भी होता है इनकम इनइक्वालिटी का मतलब है किसी के पास ज़्यादा इनकम है, जो सालाना एक साल में जो 50 लाख कमा रहा है या 10 लाख कमा रहा है, कोई एक साल में 2 ही लाख कमा रहा है. तो इनकम इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी, आपको रिलीजन इनइक्वालिटी भी मिलती है, कास्ट इनइक्वालिटी भी मिलती है और आपको मेल एंड फीमेल जेंडर इनइक्वालिटी भी मिलती है. बट वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट का
वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट का एक ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर, वो है वर्ल्ड inequality report. They will give the inequality report of only income. So इसको comprehend करने के लिए अपने पास एक important graph है जो obviously हम नहीं बनाए हैं, जिसका नाम है लॉरेंस कर्व. क्या नाम है इसका? लॉरेंस कर्व. ओके, दिस इज ए इनइक्वालिटी कर्व. अब समझिए, यहाँ पे मैं लूंगा पॉपुलेशन, यहाँ पे मैं लूंगा इंडिया के पास, इंडिया की इनकम, नेशनल इनकम, पूरे इंडिया में कितना पैसा है, पूरे इंडिया में कितना पैसा है, ये मैं रखूंगा इसको वाई एक्सिस पे, और पॉपुलेशन रखूंगा मैं एक्स एक्सिस पे. अब समझो 10% पॉपुलेशन पे 10%, आई विल जस्ट मेक इट मोर वर्ड इंटरटेनिंग, यू कैन से दैट, थोड़ा बहुत कलर डालूंगा मैं अब. ओके फाइन. 10% पॉपुलेशन के पास 10% इंडिया की वेल्थ है, 20% पॉपुलेशन के पास 20% इंडिया की वेल्थ है, 50% इंडिया की पॉपुलेशन के पास 50% इंडिया की इनकम है डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, 80% इंडिया की पॉपुलेशन के पास 80% इनकम है. ओके, 100% इंडिया की पॉपुलेशन के पास 100% है. इसका मतलब है हर एक ग्रुप को प्रॉपरली इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. राइट और रॉन्ग? हर एक ग्रुप में प्रॉपरली इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. ओके, दिस इज टेक्निकली कॉल्ड एज इक्वालिटी. इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं हम? इंडिया में इक्वालिटी है या एक कंट्री में इक्वालिटी है. सो इसकी अपने को आएगी स्टेट लाइन विल बिकम. ओके, सो व्हेनेवर पॉपुलेशन और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर सबका एक जैसा है, सब 10 ही लाख कमा रहे हैं, थोड़ा बहुत चल सकता है फर्क, 9 लाख 10 लाख, बट ओवरऑल इनकम में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है किसी की भी, और सबके पास इनकम प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट है. सो ए कंट्री विल ऑलवेज सी ए स्टेट लाइन भी बोल सकते हैं इसको, स्टेट कर्व भी बोल सकते हैं, कर्व ही बोलते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि कर्व ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए. ऐसा कुछ होता नहीं. ओके, स्टेट लाइन को भी कर्व ही बोलते हैं इन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी. रिमेंबर दिस पॉइंट. और पहली बात और एक इंपॉर्टेंट, मैं तो इक्वालिटी का आप सिनारियो दे दिया. इक्वालिटी इसको बोलते हैं बिकॉज व्हेन द इनकम ऑफ द कंट्री इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स पॉपुलेशन. व्हेन द इनकम ऑफ द कंट्री इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दिस पॉपुलेशन, दिस इज कॉल्ड एज इक्वालिटी. बट ऐसी कौन सी भी कंट्री नहीं है जो कि ये स्टेट लाइन आएगी किसी को. ओके, हर कंट्री में इनइक्वालिटीज थोड़ा बहुत तो देखने मिलता ही है. अभी समझो इंडिया में रिसेंटली जो ऑक्सफार्म रिपोर्ट आया, 10%, अभी 2022 का 2 दिन पहले, 10% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन 10% of India's population is having what? Is having 55% of wealth. इतना वेल्थ है. और जो बाकी के 20% जो भी है, ओके, लाइक 50% जो भी है, वो लाइक 50 से 100, 50% जितना भी पॉपुलेशन है इनके पास है सिर्फ, ओके, 90% पॉपुलेशन के पास है, 90% पॉपुलेशन के पास है ओनली 50% ऑफ इंडियाज वेल्थ. 50% ऑफ इंडियाज वेल्थ. प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके, 10% पॉपुलेशन के पास कितना है? 55% है. 55 यहाँ तक जाता है, यहाँ तक. ओके, अभी बचा कितना? 55% है, 10% पॉपुलेशन. अभी ये पूरी 90% पॉपुलेशन यहाँ से लेके यहाँ तक 90% पॉपुलेशन के पास है ओनली 50% ऑफ नेशनल वेल्थ. तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इनइक्वालिटी है. इसका मतलब क्या है? जितना ज़्यादा डिप्रेशन होगा वो कंट्री में उतना ज़्यादा इनइक्वालिटीज हो गए. इसका मतलब है कि स्टेट लाइन से जो जितना दूर होगा, इट मीन्स इन दैट कंट्री इनइक्वालिटीज आर हाईएस्ट. ये ग्राफ से अपने ये पता चलता कि हम इक्वालिटी से कितने दूर है, और गवर्नमेंट कैन टेक पॉलिसीज टू रिड्यूस दिस, और स्लोली हम नज़दीक आने की कोशिश करना. ओके, गवर्नमेंट विल ट्राई टू सी दैट कि कल ये 2015 में यहाँ थे, 2017 में यहाँ पे आए, 2020 में यहाँ पे आए, 2030 तक यहाँ पे आना, तो इनइक्वालिटीज कम. सो गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स को भी ये पता चलता है कि इक्वालिटी से हम कितनी दूर है, दिस इज कॉल्ड एज लॉरेंस कर्व. रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके फाइन. सो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 की है, बट आई तो 2022 में. ऑथर्ड बाय लूकास चैनल, को डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, एंड कोऑर्डिनेटेड बाय फेम्ड फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी. फेम्ड बोलते इनको नोबेल प्राइज मिला था, इसलिए फेम्ड इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी. ओके, ये दोनों मिलके बनाए हैं ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट. ये कहते हैं कि 40% ऑफ इंडियाज पुअर मूव्ड अबाउट द पॉवर्टी लाइन. तो अच्छी बात है, 40% ऑफ इंडियाज पुअर मूव्ड अबाउट द पॉवर्टी लाइन, मतलब
100 लोग हैं पुअर पीपल, 40 लोग APL में चले गए, एबव पॉवर्टी लाइन में चले गए, अच्छी बात है। ओके, 11% ऑफ पुअर वल्नरेबल इंटर द मिडिल क्लास। जो पहले पूर थे, थोड़े बहुत उनका अच्छा खासा काम नहीं चलता था, कभी पैसे आते थे कभी पैसे नहीं आते थे, बहुत वल्नरेबल थे, वो लोग थोड़े मिडिल क्लास में चले गए। ओके, 14% ऑफ नॉन पुअर ग्रुप्स स्लिप्ड बैक इनटू पॉवर्टी। जो गरीब नहीं थे 14%। ओके, आप हर एक को 100% ले लो, जितने भी लोग हैं ना उसमें से परसेंटेज, जितने भी लोग हैं उसमें से परसेंटेज, ये ओवरऑल पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही है। गरीब में भी इतने लोग, फिर गरीब में भी इतने लोग, ऐसा। तो जो ऑलरेडी गरीब नहीं थे वो उसमें से 14% गरीबी में आ गए, 14% गरीबी में आ गए। रिमेंबर दिस पॉइंट हियर। ओके, एंड विथ रिगार्ड टू द चिल्ड्रन फेड इन एम्प्लॉयमेंट, 36% ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फार्मर्स एम्प्लॉयड एज स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और व्हाइट कॉलर जॉब्स। अच्छी बात है। फार्मर्स के बच्चे 100 अगर फार्मर्स है तो 36 फार्मर्स के बच्चे कुछ ना कुछ अच्छे से काम कर रहे हैं, और व्हाइट कॉलर जॉब्स आप समझो कि IT में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, ऐसे काम कर रहे हैं। 40% ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स इंगेज इन स्किल बेस्ड ऑक्यूपेशन। पहले जो चिल्ड्रन से जो कि पत्थर उठाते थे, जो कि कचरा उठाते थे, जो कि क्या बोलते हैं जूस की बंडी पे सप्लाई करते थे, जूस पानी पूरी देते थे आपको, तो वो पूरे जो 40% जिसके पास स्किल नहीं थी, कुछ भी स्किल नहीं थी, अभी वो कुछ ना कुछ स्किल का काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ स्किल का काम कर रहे हैं। 100 में से 40 बच्चे जो पूरे 100 के 100 के थे अनस्किल्ड थे। कैसे थे? 100 के 100 बच्चे क्या थे? अनस्किल्ड थे। उसमें से 40 बच्चे क्या करें, अब स्किल्ड ऑक्यूपेशन पे आ गए हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये प्रॉपरली इनइक्वालिटी में वॉच में अभी इनइक्वालिटी बहुत है। स्किल में यहाँ पे 36% ही है, यहाँ पे 40% ही है, यहाँ पे 11% ही आए हैं, यहाँ पे 14% ही आए हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई डिड नॉट टेल यू दैट 11% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज होल्डिंग 57% ऑफ नेशनल इनकम। ये एक स्टेटमेंट था जो मैं यहाँ पर नहीं लिखा, बट रिमेंबर दिस पॉइंट, सिर्फ 11%, शाहरुख खान, सलमान खान, टाटा, अंबानी, ये सब मिला के जो बड़े बड़े लोग हैं, ये 11% लोग के पास है इंडिया की 57% ऑफ इनकम। मीन्स इंडिया में जितनी इनकम है, या तो गोल्ड में रहो, या तो लैंड में रहो, या तो प्रॉपर्टीज में रहो, या तो बाहर के बैंक अकाउंट्स में रहो, या FD में रहो, या सिक्योरिटीज में रहो, या बॉन्ड्स में रहो, इन पूरों की 11% वालों की इनकम, इंडिया में जितना भी इनकम है 57% बिलोंग्स टू दिस 11% ऑफ द पॉपुलेशन। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 10% पॉपुलेशन इज होल्डिंग नियरली अबाउट 60% ऑफ नेशनल इनकम, और 89% ऑफ द पॉपुलेशन के पास है 50%। तो ग्रॉस इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट इन अवर कंट्री, रिमेंबर दिस पॉइंट हियर। यहाँ पे भी इनइक्वालिटीज है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है बोल के अपन समझ सकते हैं, बट ये भी इनइक्वालिटी के अंदर आता। ओके, The National Institute of Pharmaceutical Education Research Amendment Bill 2021. This bill was passed to amend National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act 1998. ये जो बना था पहले एक्ट, इसको अमेंड करके अपन ये एक्ट लेके आए हैं। So actually this institute was established in Punjab. Okay, and this institute is now declared as Institute of National Importance. इसके बारे में बोलूँगा मैं, please do just wait for a second. ओके, ये बिल के हिसाब से देर आर लाइक ऑलमोस्ट लाइक 6 इंस्टीट्यूशंस विच आर डिक्लेयर्ड एज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ओके, अहमदाबाद में है, हाजीपुर, हैदराबाद, हमारे पास भी एक है कोलकाता, गुवाहाटी, रायबरेली। तो ये पूरे है, सोनिया गांधी जी भी शायद रायबरेली में है, ओके, बरेली में, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो ये 6 इंस्टीट्यूशंस को डिक्लेयर करे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय दिस बिल। ओके, बिल ऑल्सो प्रोवाइड्स ए काउंसिल टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज अमंग द इंस्टीट्यूट। ये पूरे इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए एक काउंसिल है, जस्ट लाइक पूरे मेडिकल कॉलेजेस को चलाने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जैसा है। ये पूरे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को चलाने के लिए दे आर गोइंग टू हैव एक काउंसिल बनाने वाले हैं। ये काउंसिल के चेयरमैन रहेंगे मिनिस्टर कंसर्न वुड बी द चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर काउंसिल। अभी समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय अगर कोई इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बोली या इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बोली, इसका मतलब क्या है। ओके, सो व्हेनेवर ए गवर्नमेंट कॉल्स a institution as national importance, it refers to they will be given what autonomous, they will be given autonomy, or they are called as autonomous institute and they are established under an act. Remember this point, वो एक एक्ट से बनाए जाते हैं, statutory law होता है उनके लिए। They will have the power to hold examination, they will have the power to give you grant degrees, okay, to 4-year degree, 5-year degree, diploma courses वो खुद से शुरू करते हैं, diplomas and other academic distinctions, और वो titles भी दे सकते हैं। ये सब वो खुद से ही कर सकते हैं, गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
These institute of national importance, they receive continuous funding from the central government. ये नए नेशन के हैं तो फिर गवर्नमेंट ही देखना ना. सो रिमेंबर दिस पॉइंट. ऑटोनोमस ये है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का मतलब. मेरा भी कॉलेज था. when I have studied my graduation in Nizam College, though we are having Usmania University, though it was a affiliated college to Usmania University, it was never called as affiliated. ये मेरा निज़ाम कॉलेज सब्सिडरी कॉलेज था क्योंकि हमारे पास जब डिग्री में, जब ग्रेजुएशन में सेमेस्टर सिस्टम ही नहीं था. हैदराबाद में वो तो हमारे जब यूनाइटेड एपी में तेलंगाना एंड एपी वॉज मर्ज एट दैट टाइम, तो सेमेस्टर सिस्टम कहीं पे नहीं था. बट हमारे पास हमारे ग्रेजुएशन में सेमेस्टर सिस्टम था. तो निज़ाम कॉलेज वॉज द फर्स्ट कॉलेज ओके विच हैज गॉट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पूरा करिकुलम डिसाइड होता था. मोटे मोटे बुक्स पढ़ते थे हम, तो बहुत तकलीफ होती थी कि दूसरों के छोटे छोटे बुक्स और उनके सीरीज मिल जाती थी, क्वेश्चन एंड आंसर मार्केट में बुक्स मिल जाते थे, हमारे बुक्स मिलते नहीं थे. फिर मैडम टीचर वो जीरोक्स देना, फिर वो जीरोक्स हम लेना या टेक्स्ट बुक्स पढ़ना. तो ये पूरा ऑटोनॉमस करते थे, पूरा ऑटोनॉमस कर. सबके रिजल्ट्स आते थे, हमारे रिजल्ट्स ही नहीं आते थे. हम वेट कर करके थक जाना पड़ता था बिकॉज इनकी मर्जी ना, अभी ये करेंगे अपने हिसाब से काम, ऐसा ऐसा होता था. ओके मैं भी डिजिटल, आप भी डिजिटल, सभी डिजिटल. आजकल तो सभी डिजिटल है ऑब्वियसली, भी इसके बगैर तो अपना जीना गुजारा हो ही नहीं रहा है. एम्ड एट डिजिटल ऑनबोर्डिंग ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स हु आर प्रोवाइडेड लोन्स अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम. स्व बोले तो आपको समझो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार ऐसा भी होता है ना. स्व मीन्स व्हाट? सेल्फ. स्वनिधि स्कीम. तो खुद से कोई, ये स्वनिधि स्कीम में क्या है, खुद से अगर बिजनेस स्टैब्लिश करना है तो गवर्नमेंट आपको लोन देगी. दिस इज डन. लोन देने के बाद में, स्ट्रीट वेंडर को लोन देने के बाद में इनको बोल रहे हैं कि आप भी डिजिटल बनो, मैं भी डिजिटल 3.0. इसका मतलब जब भी लोन देते हैं इनको, जब भी लोन देते हैं एसबीआई से, आंध्रा बैंक से, जब भी लोन देते हैं, गवर्नमेंट हैज इंस्ट्रक्टेड दिस बैंक कि आप लोन देते जब इनको क्यूआर कोड भी दे दो, इनको क्यूआर कोड भी दे दो. बिकॉज इनके पास भी ज़रूरी है कि डीबीटी आना ज़रूरी है, इनके बेनिफिट्स आना ज़रूरी है. और ये अलग तरीका है फाइनेंशियल इंक्लूजन करने का. फाइनेंशियल इंक्लूजन करने का नथिंग बट दोज हु डोंट हैव बैंक अकाउंट्स, उनको बैंक अकाउंट्स खोलना है. दैट इज ओनली कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंक्लूजन. एक्सटेंडिंग द banking services to the non-banked areas and the people is called as what? Financial इंक्लूजन. अगर एक स्ट्रीट वेंडर चाह रहा नहीं, हमेशा उसको कैश से ही काम करना है, कैश से ही काम करना है, मगर अगर ये स्कीम में उसको लोन भी दे रहे हैं, अपन क्यूआर कोड भी दे रहे हैं, तो वो डेफिनेटली एक अकाउंट ओपन कर लेगा, एक अकाउंट ओपन करके उससे काम करेगा. सो दैट नेशनल इनकम का स्टैटिस्टिक्स अपने को एक्यूरेट आएगा और इंडिया में कितना पैसा जनरेट हुआ वो भी प्रॉपरली मालूम होगा, अपने को सोर्स मालूम होगा, एक्सेट्रा सब मालूम होगा, राइट. और स्कीम्स कैसा परफॉर्म कर रही, दैट विल ऑल्सो बी वेरी इजिली अंडरस्टूड. ओके दिस स्कीम वॉज लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड माइटी. अब जब जहाँ पे डिजिटल और इंटरनेट रहेगा वहाँ पे तो माइटी आएगा ही. और जहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स, आप मैक्सिमम कहाँ देखते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अर्बन एरियाज. ये सिटीज़ में ज़्यादा होते हैं स्ट्रीट वेंडर्स. आपको रूरल एरिया में स्ट्रीट वेंडर्स नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पे लोग पका के खाते हैं, अपने जैसे नहीं होते हैं कि घर में पका तो भी बाहर जाके खा रहे अपन. दैट इज़ वॉट वी आर, राइट. फाइन. सो पीएम स्वनिधि और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, ये इट वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू एनेबल स्ट्रीट वेंडर्स टू रेज्यूम देयर लाइवलीहुड. कोविड के बाद में उनका जीना वो शुरू करें. अगर पान डब्बा है तो पान डब्बा शुरू करें, अगर पानीपुरी की बंडी है तो पानीपुरी की बंडी शुरू करें, अगर मैकेनिक कर रहे हैं तो मैकेनिक शुरू करें. मगर आप जब पैंडेमिक में पूरे को बंद ही हो गए थे, आप अब शुरू करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, आपको लेबर को देने के पैसे चाहिए, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा बहुत ग्रीस लाना है, थोड़ा बहुत हर चीज़ चाहिए. पान डब्बे में पान के चूरन लाना है, पान लाना है, एक्सेट्रा. तो आपको रेज्यूम करने के लिए कुछ ना कुछ पैसे होना, नहीं होना, यस होना है. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर दिस पर्टिकुलर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्कीम और प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम में हर स्ट्रीट वेंडर को 10,000 से लेके 50 लाख तक का लोन दे रही हैं. ऑब्वियसली 50 लाख का तो ऑब्वियसली नहीं देंगे, सो 10, 50, 1 लाख, 2 लाख का मैक्सिमम देंगे. हु हैड देयर बिजनेस ऑपरेशन ऑन और बिफोर 24 मार्च. ओके क्योंकि 24 मार्च 2020 में ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ था. ओके तो ये लॉकडाउन से पहले जो भी स्ट्रीट वेंडर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड थे उनके लिए फिर से रिज्यूम करने के लिए ये लोन दिया गया है. और ये लोन को इम्प्लीमेंट करेंगी सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिश इन द ईयर 1990.
ओके, सो अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम क्रेडिट गारंटी देंगे आपको, क्रेडिट गारंटी टू द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन थ्रू क्रेडिट गारंटी फंड ट्रांसफर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड इंटरप्राइजेस। सो ये स्कीम कौन इंप्लीमेंट करेंगे? सिडबी। ठीक है, ये स्कीम का कौन है? हु हैज लॉन्च दिस स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स। ये स्कीम लॉन्च करे हैं कौन? ये वाले पीएम स्वनिधि स्कीम वाज लॉन्च बाय दिस मिनिस्ट्री एंड दिस स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय सिडबी। अब सिडबी जब पैसे दे रहे हैं, सिडबी बोल रहे हैं कि भाई आप, सर आप तो मिनिस्ट्री को बोल रहे हैं, सर आप तो लोन दो बोल रहे हैं, ठीक है मैं लोन दे दूंगा। ओके, एसबीआई को, आंध्रा बैंक को मैं पैसे दे दूंगा, ये लोग जाके सबको पैसे देंगे, स्टेट वेंडर्स को दे देंगे। इनडायरेक्ट लेंडिंग है। क्या है? इनडायरेक्ट लेंडिंग है। पैसा किसका है? सिडबी का है। कहां से चैनलाइज हो रहा? ये बीच में जो कमर्शियल बैंक है ना, एसबीआई, आंध्रा बैंक, विजय बैंक, यहां से आपको मिल रहा, स्ट्रीट वेंडर को यहां से मिल रहा, बिकॉज सिडबी के ब्रांचेस तो होते नहीं है। तो सिडबी मिनिस्ट्री से पूछा, सर आप तो बोल रहे हैं सबको लोन दो बोल रहे, फिर ये लोग नहीं पे करे तो फिर मेरे तो पैसे गए, तो मेरा क्या? मेरा क्या? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड दैट डोंट वरी माय डियर सिडबी, हम आपको क्या देंगे? क्रेडिट। आप जितना पैसा क्रेडिट पे दे रहे हैं वो क्रेडिट गारंटी हम करेंगे। क्रेडिट गारंटी फंड आपके पास रहेगा एक, जिसका नाम है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, आपके पास रहेगा, उसमें हम पैसे देंगे, आप वो फंड से ये पूरे काम करिए। ओके, okay, and whoever are taking the loan under the scheme will be getting what? Interest subsidy of 7%। जनरली आप जाओ एसबीआई बैंक को, सर मुझे एक सुपरमार्केट खोलना है बोलो, तो वो बोलेंगे सर 14% इंटरेस्ट रेट है बोलेंगे, 14% इंटरेस्ट रेट है बोलेंगे अगर आपको सुपरमार्केट खोलना है तो। ओके, देन बट ये स्कीम के थ्रू गए ना आप, पीएम स्वनिधि के स्कीम के थ्रू गए ना, देन आपको 7% में ही मिल जाएगा। रेस्ट 7%, यहाँ पे 14% खींचता है, 14% पे एसबीआई प्रॉफिट कर रही है। अगर एसबीआई लोन 14% पे देंगी, एनी लोन, लेट सपोज एसबीआई, अगर एसबीआई लोन 14% पे देंगी एनी लोन, देन इट विल अर्न प्रॉफिट। 14% से कम अगर लोन अगर एसबीआई डिसबर्स करेंगी तो एसबीआई को लॉसेस होगा। ओके, अब ये देखो, ये स्कीम में 7% सब्सिडी है। इसका मतलब है, अभी देखो शुजात सर को एक सुपरमार्केट खोलना है, मैं एसबीआई के पास गया, मैं बोला कि मुझे पीएम स्वनिधि स्कीम से चाहिए तो मुझे 7% से मिलेगा। बट आप सर अभी तो आप बोले कि ये लोग मिनिमम 14% करना है ना, तो ये तो लॉसेस में चल जाएंगे। यस माय डियर स्टूडेंट, बट यहाँ पे क्या होता, मैं 7% इंटरेस्ट रेट दूंगा और गवर्नमेंट मेरा 7% बेयर करेंगे, तो मेरे 7%, गवर्नमेंट के 7%, एसबीआई के 14% हो गए, एसबीआई विल नॉट गो इनटू द लॉसेस, तो उनका अच्छे से उनका इंटरेस्ट उनको आ जाएगा। बट क्या होगा, मैं बनना नहीं बनना, अगर मैं रीपेमेंट नहीं करा, अगर मैं ईएमआई नहीं बना, अगर मैं इंटरेस्ट रेट नहीं बना, तो ये हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ए बर्डन ऑन एसबीआई, ए बर्डन ऑन एसबीआई। फिर से गवर्नमेंट बजट में क्या करेंगी, कैपिटल इन्फ्यूज करेंगी, ये से ऑल दिस एसबीआई, आंध्रा बैंक, विजय बैंक को पैसे देंगी गवर्नमेंट कि अभी तो चलाना तो है, पेंशन स्कीम चलाना है, बहुत सारे एग्रीकल्चर स्कीम चलाना है, तो पैसे देते भी रहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल इन्फ्यूजन। तो क्या हो रहा है, एक्चुअली लोन तो दे रहे हैं बट लोन नहीं पे करने की वजह से अपने जो पब्लिक सेक्टर बैंक से, गवर्नमेंट बैंक सेक्टर बैंक्स में है, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो रहे हैं व्हेन कंपेयर टू प्राइवेट। सो क्योंकि अभी ये प्राइवेट जो एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, ये सब नहीं देते वो लोग। ओके, ये स्कीम वो सब गवर्नमेंट की स्कीम यही चलाते हैं, अपने बैंक से चलाते हैं, वो नहीं चलाते, इसलिए वो बहुत सारे वो उनके प्रॉफिट्स होते हैं, उनको इंटरेस्ट रेट प्रॉपरली मिल जाता है, वो एसेट के ऊपर देते हैं। और गवर्नमेंट के बैंक्स वाले जब भी स्कीम लॉन्च करते हैं ना, गवर्नमेंट लॉन्च करते हैं, तो कोलेट्रल नहीं होता, कुछ एसेट की गारंटी नहीं रहती, या गोल्ड रखो या आपके घर के पेपर्स हो, ऐसा कुछ होता नहीं। बट अगर आप सिटी बैंक जाओ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जाओ या एक्सिस बैंक जाओ, तो आपको लोन देने से पहले ही विल आस्क दैट सर आपके पास कुछ है क्या रखने के लिए, तो ही देंगे। तो उनका तो कैसे भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं तो वैसा नहीं, बिना वो कुछ जानकारी के, बिना सिक्योरिटी के वो कभी आपको लोन देंगे नहीं। रिमेंबर दिस पॉइंट हियर। तो वो बैंक्स अच्छे से डेवलप हो रहे हैं और उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बच भी रहा है, प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं, और ऑब्वियसली दे आर इन्वेस्टिंग इन R&D और न्यू एप्स, न्यू वे ऑफ व्हाट ईजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस, ओके, ऑपरेशन ऑफ द एप्स, वो बहुत सारा इन्वेस्ट करके नई नई चीज़ ला रहे हैं। अपने जो है एसबीआई वाले, वो उनके ऐप्स वैसी ही है, अभी तक घटे पिसे है, पूरे कैनरा बैंक का तो चलता ही नहीं, मेरा वो भी है अकाउंट। तो ऐसा होता है क्योंकि इनके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं, लोन पे नहीं कर रही, रीपे नहीं कर, राइट। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और याद रखो आप, एक पीस ऑफ पेपर है, या इसको बॉन्ड बोल लो या आप डिबेंचर बोल लो, ये कोई कंपनी इशू करेगी आपको, आप ये खरीदेंगे, इनका पेपर खरीदेंगे। ओके, इसका मतलब है आप इनको पैसे देंगे कंपनी को, कंपनी आपको ये पेपर देंगी, और आप जितने पैसे दे रहे उससे थोड़े ज़्यादा पैसे यहाँ पे आपको मिलेंगे। दिस इज दी प्रॉफिट,
दिस इज द प्रॉफिट यू आर गेटिंग. ओके, इसको बोलेंगे पेपर. नथिंग बट एक बॉन्ड बोल लो आप या एक सिक्योरिटी बोलो, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम. हर चीज में ये होने वाला है, पेपर ही मिलेगा आपके हाथ को और पेपर में कोट होगा कि आप जितने दिए उससे हम ज्यादा पे करेंगे, प्लीज आओ हमारे पेपर्स खरीदो, हमारे बॉन्ड खरीदो, हमारे डिबेंचर्स खरीदो. ओके, अब ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या है? ओके, मैं बोला डिबेंचर्स बोलते पेपर ही. नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में दो तरह के होते हैं. ओके, एक सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. पहली बात तो अपन ये पढ़ लेंगे कि थोड़े पेपर्स शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिबेंचर्स थोड़े शेयर में कन्वर्ट नहीं होते हैं. अगर समझो टाटा वाले एक डिबेंचर्स लॉन्च करे और ऑप्शन ये दिए कि अगर शुजात सर चाहते हैं ये डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अगर हम नहीं देंगे ये अपॉर्चुनिटी, तो ये डिपेंड अपॉन टाटा कंपनी पे है कि मुझे जो डिबेंचर दिया गया है वो कन्वर्ट होगा या शेयर में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा. अगर कन्वर्ट होगा तो वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बोलेंगे, अगर नहीं कन्वर्ट हुआ शेयर में, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बोलेंगे. तो हम नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, और उसमें भी दो टाइप से. ओके, उसमें some debentures can become share, some cannot, and which cannot become the share they are called as non convertible debentures. ये कंपनी ही करेगी, टाटा वाले खुद बोलेंगे कि ये डिबेंचर्स कन्वर्टेबल है, ये डिबेंचर्स कन्वर्टेबल नहीं है. ओके, अगर कन्वर्टेबल है तो मुझसे पूछ लिया जाएगा, सर आप कन्वर्ट करना चाह रहे क्या शेयर में? मैं नहीं बोला तो नहीं, एस हाउ बोला तो हाउ. ठीक है. सो ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अगेन आर ऑफ टू टाइप्स. पहले तो एनसीडी सिक्योर्ड है और अनसिक्योर्ड है. ओके, सिक्योर का मतलब है आप जो भी बॉन्ड, जो भी डिबेंचर कंपनी से खरीद रहे हैं वो कंपनी के एसेट से बैक हुई है, मींस कंपनी के एसेट से उसकी सिक्योरिटी हुई है. अगर कंपनी फेल्स टू पे, इन्वेस्टर कैन क्लेम थ्रू लिक्विडेशन ऑफ एसेट. वो कंपनी के सामान सब बेच के जो भी पैसा आता आपको मिलता उसमें से आपका शेयर मिलता. दैट इज कॉल्ड एज सिक्योर्ड. तो आपके पैसे रिस्क पे बहुत कम है यहाँ पे, क्योंकि अगर कंपनी फेल भी हो गई, उसके कंप्यूटर लैपटॉप ये सब बेच दो, जो भी पैसा आता शेयर कर लो. सिक्योर्ड, तो आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सिक्योर है. अगर कंपनी चल गई तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे और आप और इन्वेस्ट करेंगे और अच्छा भी होगा इकोनॉमी के लिए. अनसिक्योर्ड एनसीडीज क्या है? दे आर नॉट बैक्ड बाई कंपनी एसेट. ये रिस्कियर है, रिमेंबर दिस पॉइंट. और ये इसलिए न्यूज़ था कि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक इंडिया इन्फोलाइन होम फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, Edelweiss Financial Services, all of them has announced to issue public issues. पब्लिक इशू बोलते पब्लिक को इशू करने वाले हैं ये डिबेंचर्स. लेते तो आप ले लो. ओके, इफ यू आर हैविंग बैंक अकाउंट, जाके इनके वेबसाइट पे जाओ, जाके आप यहाँ पे डीमार्ट अकाउंट खोलो, इनके खरीद सकते हैं. पब्लिक इशू ओपन में कर दिए हैं because they want some money, they want to raise funds through non convertible debentures, or they are giving the interest rate 8.25 to 9.7. अगर मैं 1 लाख रुपए SBI में रखा, SBI में कुछ 6 से 7% इंटरेस्ट रेट दे रही हैं, अगर मैं इनको दूंगा तो ये लोग मुझे देंगे 8 से 9%. तो 1 लाख पे यहाँ पे 6,000 कमाऊंगा, 1 लाख पे यहाँ पे 7,000 कमाऊंगा, तो 10 लाख पे यहाँ पे मैं 60,000 कमाऊंगा, यहाँ पे मैं 10 लाख पे 70,000 कमाऊंगा. अगर मैं अमीर हूँ तो 50 लाख रखूंगा, तो एक साल में मैं एक आईटी कंपनी, एक आईटी एम्प्लॉय की, एक नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड से ज्यादा, एक 5-6 सिक्योरिटी गार्ड से इतना ज्यादा, खाली अगर जिसे बोलते ना पैसों वालों की दुनिया है, अगर आपके पास बहुत पैसे और डालो, और एफडी में डालो, और डालो, बॉन्ड्स में डालो, और आप बैठे बैठे आप 10 लाख भी डाल दिए तो आपको आराम से 1 लाख ज्यादा आ जाते. ओके, 1 लाख एक इंसान की तनख्वाह भी है, ये भी याद रख लो. ओके, अपने पास पर कैपिटा इनकम 1,40,000 ही है. बोल तो एक गरीब आदमी सालाना एक साल में 1,40,000 ही कमा रहा है, तो उतना तो सिर्फ आपको एफडी में मिल जा रहे हैं खाली बैठे बैठे, क्योंकि अमीर की दुनिया है ना भाई, इसलिए. ओके, अभी है एक नया बिल पास हुआ कल, जिसका है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. इसके बारे में डिटेल मेरे प्रीवियस करंट अफेयर्स लेक्चर्स में अच्छे से मैं बोला हूँ. प्लीज डू रिमेंबर दिस. ये बिल क्यों आया? देखो, हमारे हैदराबाद में रोज एक फर्टिलिटी सेंटर ओपन होता. एक देखो सृजना है, एक 49 है, देखो अगेन यहाँ पे क्या है, सूर्या है, ये सृजना है. आप ऐसे मेरे लोकेलिटी में वेयर आई सी, दैट इज टोली चौकी इन हैदराबाद. टोली चौकी इज माई लोकेलिटी, टोली चौकी, शेखपेट, यहाँ पे ये बहुत अच्छा एरिया है. तो यहाँ पे 3-4 तो आ गए अभी तक. तो ये हर गली में, हर लेन में, हर जगह फर्टिलिटी सेंटर्स आर थ्रॉन्गिंग लाइक एनीथिंग इन द मार्केट. तो इनका कुछ रेगुलेशन हो नहीं रहा. देखो यहाँ पे, देखो इसका सिंबल भी देखो, ये ओवरीज है, ये स्पर्म्स है, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन करना है, राइट. तो इंडिया डज नॉट हैव स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स ऑफ assisted reproductive technology. Reproduction means nothing but giving rights to new individuals by male and female.
ओके फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल कपल दोनों मिलके ओके इफ दे वांट टू हैव बेबी वेदर दे आर इन लिव इन वेदर दे आर इन मैरिज और नॉट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट couple if they want a baby okay then what should happen fertilization should happen means male gametes female gametes should fuse and these gametes after they will become embryo will become chota baby called as fetus and it will become a bada baby that is baby coming out okay तो ये रिप्रोडक्शन है रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा अभी आजकल बहुत सारे लोग चाइल्डलेस हो गए हैं जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उनके लिए न्यू मेथडोलॉजीज आए हैं दैट इज कॉल्ड एज असिस्ट हम आपकी रिप्रोडक्शन में असिस्ट करते हैं टेक्नोलॉजी यूज करके हम आपके रिप्रोडक्शन में असिस्ट करते हैं टेक्नोलॉजी यूज करके दिस इज कॉल्ड एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ओके तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या है कि अगर चलो किसी का स्पर्म उतना स्ट्रांग नहीं है कोई और किसी और का स्पर्म ले लो ओके किसी और का स्पर्म लेके एंड वाइफ के ओवा से फ्यूज कर दो ओके दिस इज कॉल्ड एज स्पर्म डोनेशन दिस कॉल्ड एज स्पर्म डोनेशन ओके और एल्स क्या करो दिस इज व्हाट दी हाउ दी ओवरी ऑफ ए फीमेल लुक लाइक तो यहाँ पे रहते हैं ओवा तो यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म्स ऐसे जाते हैं तो इसके अंदर जाना इंपॉर्टेंट है ये पियर्स करना पड़ता ओवा को पियर्स करना पड़ता एग को पियर्स करके अंदर जाना पड़ता तो ये लोग क्या करते हैं इसको पियर्स करके अंदर बिठाते हैं या ओवा को बाहर निकालते हैं बाहर निकाल के दिस इज कॉल्ड एज इन विट्रो ओके ये ओवा एंड स्पर्म को दोनों को बाहर क्लिनिक में लैब में गर्म लैब में ये सब करते हैं अगर जब ये अच्छे से डेवलप होगा फिर से इंसर्ट कर देते हैं इंसर्ट सो समटाइम्स ऐसा होता है कि बिकॉज जेनेटिक डिसऑर्डर वुमेन जेनेटिकली वुमेन बेयर नहीं कर सकती या यूट्रस बहुत फ्रेजाइल है यूट्रस में वो एंजाइम्स हार्मोन्स नहीं है टू कैरी तो ये होता नहीं ओके सो ये बहुत सारे कपल्स को ये प्रॉब्लम हो रही है आजकल कि दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द बेबी दैट्स व्हाई असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैज बीन थ्रॉन्गिंग इन व्हाट मार्केट तो इनका कुछ प्रोटोकॉल नहीं है इनका कुछ असिस्टेंस नहीं है एमिड क्वेश्चंस रेज्ड ऑन एदर एथिकल मेडिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स बहुत सारे क्वेश्चंस है कि वो कर कैसा रहे हैं एथिक्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स लीगल ओके वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते वैसा कुछ भी अभी तक नहीं था ये टेक्नोलॉजी ये जो बिल्स है ये जो बिल्स है वी आर गोइंग टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्लिनिक्स ये पूरे क्लिनिक्स को अभी रेगुलेट हो गए हम सुपरवाइज करेंगे एम्ड एट प्रोवाइडिंग ए लीगल फ्रेमवर्क टू कर्ब अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन रिप्रोडक्टिव सर्विसेज एज वेल एज सेफ गॉड द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन वुमेन को तकलीफ बिना हुए वुमेन को इच्छा आई बेबी होने के लिए वो भी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये बिल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविजंस है ओके डिफरेंस बिटवीन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी पहली बात असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी नो थर्ड पर्सन इज यूज अनलाइक सरोगेसी सरोगेसी में देखो सरोगेसी में शाहरुख खान तो करे हैं सरोगेसी SRK और गौरी खान ये दो ओके गौरी खान को बहुत सारे कमिटमेंट्स है कमर्शियल कमिटमेंट्स है वो चाहते हैं कि मैं नहीं बेयर कर सकती 9 महीने चिल्ड्रन और ये पेन वेन मेरे से नहीं होगा तो दोनों मिलके एक दे हैव फाउंड ए वुमेन और इनका स्पर्म और इनका एग ये लेके जाके इनमें प्लांट करे हैं और ये बेयर करी है इनकी चाइल्ड तो थर्ड पर्सन कंपलसरी हो जाता सरोगेसी में थर्ड पर्सन कंपलसरी हो जाता सरोगेसी में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में थर्ड पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट थर्ड पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट मेल एंड फीमेल इफ दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस बेबी ये लोग क्या करते हैं फर्टिलिटी सेंटर जाके इनका स्पर्म इनका ओवा लेके क्लिनिक में ही फ्यूज कर सकते हैं सो यू डोंट लिटरली रिक्वायर्ड ए थर्ड पर्सन ओके असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आर बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग आर्टिफिशियल मींस नेचुरल तो नहीं हो रहा ना तो मैं आर्टिफिशियल बोल दे रहा हूँ ओके assisted reproductive technology procedures are open to married couples okay live in partners and single women and also to the foreigners okay ये बात याद रखो but surrogacy is allowed only to the Indian married couples and NRIs इंडियन मैरिड कपल्स एंड NRIs और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के लिए आपको कुछ टाइम लिमिट नहीं है आप आज शादी कर लिए 6 महीने तक बच्चे नहीं हो रहे आप चले जा सकते ART के लिए बट सरोगेसी में मिनिमम 5 साल आपको ठहरना पड़ेगा और सरोगेसी में आपको आपके क्लोज रिलेटिव्स कोई एक वो बनना होगा आपके सरोगेट वो बनना होगा सरोगेट बोल दो थर्ड मदर वो बनना होगा आप बहन हो या क्लोज रिलेटिव रहना चाहिए ओके वो बनना होगा तो बिकॉज उनका यूटरस अच्छा है तो वहाँ पे बेबी सर्वाइव होगा सो दैट इज़ अ कंटेंशन ईयर ये एक बेनिफिट है बोल के ऐसा सोचते हैं सो बट यहाँ पे असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आप कभी भी शुरू कर सकते हैं और फॉरेनर्स के लिए भी है सरोगेसी में खाली इंडियन मैरिड कपल्स एंड नॉन रेसिडेंट इंडियंस सम टेक्निक्स of assisted reproductive technology are in vitro fertilization is nothing but बाहर इंसान के जिस्म से बाहर जब फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं हम मेल एंड फीमेल गैमेट्स का इसको बोलेंगे इन विट्रो इन वाई बोल तो मदर के अंदर हो रहा है इन विट्रो बोल तो मदर के बाहर हो रहा है फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर
एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, एम्ब्रियो बनने के बाद में इसको ट्रांसफ़र करती है एक ट्यूब में, एक बॉक्स में, वहाँ पे वो चाइल्ड डेवलप हो रहा है। साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो मैं अभी बोला हूँ आपको, गैमेट इंट्रा फोलोपियन ट्रांसफर, गैमेट्स फेलोपियन ट्यूबुल्स आर लाइक वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वहाँ पे इनके जो ट्यूबुल्स है वहाँ पे ट्रांसफर करना है, यहाँ पे ट्रांसफर कर स्पर्म डोनेशन, सरोगेसी इज अंडर ART ओनली, यहाँ पे भी असिस्ट कर रहे हैं ना, तो ये अंदर है, बट थोड़ा बहुत प्रोविजंस अलग है, इसको सेपरेटली देखा जाता है, बट इट आल्सो कम्स अंडर व्हाट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ओके, केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट रिसेंटली अप्रूव्ड हो गई है माय डियर स्टूडेंट्स, देख लो आप, बेटवा रिवर यहाँ पे है। ओके, और यहाँ पे है आपका, ओके, केन रिवर, बेटवा यहाँ पे जा रही है, बेटवा लाइक दिस इज गोइंग, यहाँ पे भी है बेटवा, ये है अपनी कैन लाल कलर की, तो यहाँ पे दोनों को लिंक कर रहे हैं, ये बेटवा ये कैन को दोनों को लिंक कर रहे हैं, जिसके कॉल बेटवा कैन बेटवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। या जनरली दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च, जहाँ पे जो भी रिवर में सरप्लस वाटर है वहाँ से लेके जो भी रिवर में डेफिसिट वाटर है वहाँ पे देना है रिवर वाटर। इससे क्या होगा, ड्राउट नहीं होगा वो एरिया में जहाँ पे डेफिसिट है, और वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रॉपरली अच्छे से चलते रहेगा, और वहाँ पे फार्मर्स की लाइवलीहुड बहुत अच्छे से होगी। इसलिए द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम स्केन टू बेटवा रिवर थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ दौधम डैम एंड बीमा कॉम्प्लेक्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो ये याद रखो कि एक डैम बना रहे दोनों के, यहाँ पे डैम बनना पड़ेगा, यहाँ पे जो ज़्यादा वाटर है, यहाँ पे ज़्यादा वाटर है, यहाँ पे भेजते रहेंगे, यहाँ पे जब सफिशिएंट होगा ये डोर बंद कर देंगे, जब भी फिर होना चाहिए फिर डोर खोलेंगे, तो डैम तो ज़रूरी है इंटरलिंकिंग के लिए। ओके, अब समझो डैम बनाना है, अननेसेसरी डैम बनाना है, तो इन्वायरमेंटल के इम्पैक्ट्स होंगे ही होंगे, बट ये प्रोजेक्ट में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो चुका है। ये प्रोजेक्ट के वजह से एनवायरमेंट पे कितना इम्पैक्ट हो रहा है वो एसेस करना। ओके, एनवायरमेंट पे कितना इम्पैक्ट हो रहा है वो एसेस करना, दैट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। सो इसका मतलब है ये प्रोजेक्ट की वजह से कितनी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, ये प्रोजेक्ट की वजह से कितना एयर पोल्यूशन होगा, कितना वाटर पोल्यूशन होगा, कितने लोगों की नौकरी जाएगी, कितने लोगों की लाइवलीहुड जाएगी, तो ये एनवायरमेंट पे कितना इम्पैक्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इसको एसेस करने के मेथड को बोलते हैं एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, और ये अप्रूव हो चुका है। ऐसा कुछ खास एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट नहीं होगा। सो yesterday the bill was passed. The project will be of immense benefits to the Bundelkhand region spread across the state of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and keeping the environment safe. ओके, ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का पहली बार आइडिया दिए थे इन द ईयर 1960 बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनर्जी के एल राव। ओके, ये दिए थे। ओके, कि हमें चाहिए कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स, बिकॉज बहुत थोड़े रिवर्स में ज़्यादा पानी है, थोड़े रिवर्स में कम पानी है, इन दोनों को लिंक कर दो तो ज़्यादा, जिसके पास कम है उसको कंटिन्यूस सप्लाई होगी, वहाँ पे इरिगेशन होगा, वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रॉपर होगा, सो वहाँ पे फूड सिक्योरिटी होगी, और वी कैन बिकम लीडर्स ऑफ द फूड एक्सपोर्ट्स ऑल्सो। सो बिकॉज ऑफ दिस आइडिया वॉज लिटिल बिट गिवन प्रमोशन बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी बाय इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी नेशनल जो नेशन का जो वाटर है उसको अच्छे से डेवलप करेंगे, उसको वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से यूज करने के लिए एक एजेंसी बनाई जिसका नाम है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। 2002 में सुप्रीम कोर्ट भी ये बोले थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्लीज आप फाइनलाइज करो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स बाय 2003 एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग बाय 2016, बट यू नो दैट गवर्नमेंट चेंज होगी, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, और 2021 में अब रिसेंटली अप्रूव हो गया कि पहला इंटरलिंकिंग रिवर वाटर प्रोजेक्ट, दैट इज केन एंड बेटवा इंटरलिंकिंग रिवर वाटर प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बहुत पुरानी ही बात थी रिवर इंटरलिंकिंग करना, बट एग्जीक्यूशन 50 साल के बाद हुआ, ये एक तकलीफ की बात है। पहले हो जाता तो अच्छा ही होता था। खैर, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स बीच में थे तो ऑब्वियसली नहीं हुआ होगा, बट एटलीस्ट अभी तो हो गया। लेट अस सी दैट हाउ दिस गोज वेल, एंड सबको अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ओके, वाटर वेरी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट फार्मर्स रहेंगे तो हम रहेंगे, एंड ऑब्वियसली फूड प्रोडक्शन, फूड सिक्योरिटी अच्छे से रहेंगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, डू कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड ऑल्सो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।